हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस में क्या उसकी रिएक्शन होती है ये सारा हमने पढ़ लिया था। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हमारी जो अभिक्रिया थी वो वहां पर खत्म होती है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, जैसे हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्रोसेस होती है जिससे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जिससे वो पोषण पाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स, तो उनके लिए न्यूट्रिशन किससे मिलता है, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो किससे मिलेगी, फोटोसिंथेसिस से। वही अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, तो उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन से। ठीक है, रेस्पिरेशन जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वसन। ठीक है, सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी, एक बार मैं हिंदी ट्रांसलेशन इसका कर देता हूं। स्वपोषियों को कहां से पोषण मिलता है, फोटोसिंथेसिस से, मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यहां पर हेटेरोट्रॉप्स मतलब विषमपोषी, विषमपोषी जिन्हें पोषण मिलता है किस प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन के द्वारा, श्वसन। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉप स्वपोषी जो कि अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वपोषी का मतलब यही हो गया कि खुद पर डिपेंडेंट है। हेटेरोट्रॉप विषमपोषी क्या हो गया कि अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से जो हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ले रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। बेसिकली अगर ब्रीथिंग की प्रोसेस होगी, वहां पर सांस लेने की जो अभिक्रिया होती है, तो हमारे अंदर क्या होती है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाकी गैसेस को बाहर निकालते हैं। अब ये प्रोसेस होती क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सबसे ज्यादा परसेंटेज की बात करता हूं तो नाइट्रोजन, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ अदर गैसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इन गैसेस में जब हम इनहेल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाती, हम जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उन सभी गैसेस का मिक्सचर हमारे अंदर जाता है। अब ये होता कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भी गैसेस हमने अंदर ली तो विंड पाइप के थ्रू वो कहाँ जाती है, हमारे अंदर जाती है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऐसा खून प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ब्लड को लंग्स क्या करता है, उस एयर को जैसे इनहेल करता है तो लंग्स उस खून के साथ मिलाता है और कहाँ भेजता है, हार्ट के पास। हार्ट जो जिसको हम हृदय बोलते हैं, हृदय बेसिकली क्या है, पंपिंग डिवाइस है, वो क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। पंप मतलब किसी चीज को उछालना, तो सिंपली एक बहुत अच्छा पंपिंग डिवाइस है। अगर मैं एक जनरल नॉलेज का यहाँ पर मैं फैक्ट बताता हूँ कि अगर मैं ह्यूमन हार्ट को, मानव हृदय को अगर मैं बाहर निकालता हूँ और उसको कुछ पंप करने के लिए, कुछ लिक्विड को उछालने के लिए यूज करता हूँ, तो वो किसी भी लिक्विड को 9 फीट ऊपर तक उछाल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग पंपिंग डिवाइस वो माना जाता है। तो हृदय में जैसे ही ब्लड जाता है, जैसे ही खून जाता है, तो वो उसको पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी में उसका फ्लो करता है। पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो उस ब्लड में, अब आपको पता होना चाहिए कि एयर का पूरा मिक्सचर उस ब्लड में है। हमारी बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत रहती है वो ब्लड उस सब जगहों पर जाता है और ऑक्सीजन वो सब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बचा हुआ जो एयर रहती है, बची हुई जो एयर है और उसके साथ में ब्लड जो है वापस से वो हार्ट में आता है, हार्ट के बाद वो लंग्स में आता है। लंग्स में डायफ्राम जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सपोर्ट, वो क्या करता है, उसको पुश करता है। पुश करने की वजह से वो जितनी भी गैसेस उसमें प्रेजेंट रहती हैं, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ वो गैसेस बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन उन गैसेस में था ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में जहां जहां जरूरत थी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, इसलिए उन गैसेस में ऑक्सीजन नहीं बचा, ज्यादा परसेंटेज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, क्योंकि हमारे जिस एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में हम लीव करते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं ग्लूकोज के साथ। इसीलिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें एक टॉपिक आया था कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज था वो भी उसके साथ बाहर आ रहा है। आया समझ में? इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो उसी एयर के साथ में बाहर आ रहा है। तो अब ये प्रोसेस हमारी क्या है, बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस सारी ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद अदर गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस है। अब देखो, अगर मैं प्लांट्स से कंपेयर करता हूं तो प्लांट्स में ये बिल्कुल ही अलग था। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे से काफी डिसिमिलर एक्टिविटीज हैं, डिसिमिलर प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अभिक्रियाएं हैं। हम अभी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को। एक हो गया ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन होता है, दो रेस्पिरेशन से ही होता है। रेस्पिरेशन में भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम वायुवीय श्वसन कहते हैं। एक बार मैं करेक्ट देख लेता हूं, उसका नाम क्या है। ठीक है, वायुवीय श्वसन, इसको बोलते हैं एरोबिक। और एक है अवायवीय श्वसन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। अब ये दो टाइप्स के रेस्पिरेशन क्यों है? तो हमेशा हमने जब स्वकोशियों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिससे जितने भी स्वकोशी होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उन्हीं से ग्रहण करते हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब हम यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, विषम कोशियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होंगे। अब पहली तो ये कंपल्सन है कि रेस्पिरेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उसके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग से, हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक है जिसकी हेल्प से हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये विंड पाइप से लेकर हमारा लंग्स, ये पूरा क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके पास एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, दो टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसे बोलेंगे वायवीय, और जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है उसे बोलेंगे अवायवीय। अगर यहाँ पर हम सिंपल देख रहे हैं इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा श्वसन, ऐसी प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहलाया जाता है। अब अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो हो सकता है ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे वायवीय के एग्जांपल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस इवॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो एक रिएक्शन के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। रिएक्शन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हमें यहाँ पर पाए जाते हैं। एक कॉलम में इसका बनाता हूँ एरोबिक और ये बनाता हूँ मैं एनारोबिक।
अवायवीय, और ये हो गया वायवीय। ऐसा समझे? अब देखते हैं इसको। रिएक्शन है C6H12O6 plus 6O2 tends to 6CO2 plus 6H2O plus 673 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है किसकी? एरोबिक की। अब हम देखते हैं एनारोबिक की। तो C6H12O6 tends to C2H5OH और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2CO2 प्लस 12 किलो कैलोरीज आएगी। हाँ, 21 किलो कैलोरीज। तो ये हो गया 21 किलो कैलोरीज। सबसे पहले जो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा वो है 673 किलो कैलोरी और यहाँ पर 21 किलो कैलोरी। तो 673 किलो कैलोरी का मतलब है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 21 किलो कैलोरी का मतलब है कि इतनी एनर्जी। किलो कैलोरी एक यूनिट है जिसमें एनर्जी को नापा जाता है, एनर्जी को मेजर किया जाता है। अब देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। सबसे पहले 6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिली, जैसा कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर की प्रोसेस है। ठीक है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में रहता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन आप देख रहे हो, हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिए। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो वो उसको ब्रेक करता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में मतलब H2O में, और उसके साथ एनर्जी। ये तीन चीजें बाहर जाती हैं। अब आप देखोगे कभी अपने सांस को हम फील करेंगे हाथ से फूंक मार के, तो हमेशा क्या लगती है? वो थोड़ी गर्माहट रहती है, उसमें थोड़ी वार्म रहती है, गर्म रहती है। वो किसकी वजह से? वहां पर प्रेजेंट नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। और मॉइस्चर बेसिकली क्या है? H2O है। तो हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, जैसे ही हमने इनहेल की वो ग्लूकोज के साथ मिलती है और तीन चीजों में ब्रेक करती है। सबसे पहले CO2, H2O और 673 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी भी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। आगे हम बात करते हैं C6H12 एनारोबिक की। हम बात करते हैं तो वही ग्लूकोज के साथ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, तो ये इसको दो कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस कंपाउंड को बोला जाता है इथेनॉल। और ये क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी। तो 21 किलो कैलोरीज काफी कम है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर 673 किलो कैलोरीज रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिफरेंसेस तो कल पढ़ेंगे। अभी आपको इससे नॉर्मल समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, वहां पर जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन से मिलने के बाद हमें क्या क्या मिलता है? मतलब रिलीज क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर इस रेस्पिरेशन में क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। कोई वाटर नहीं रिलीज होता, एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज हो सकती है। कल हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से आगे इनमें ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से ये प्रोसेसेस होती हैं। एक और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे जिसमें टाइप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर कम होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मतलब सॉरी ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल भी। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर ऑक्सीजन होगी ही नहीं, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रहती है। तो वहाँ पर रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।